Hello everyone. Today we are going to start class 11th biology, and here is our first chapter, the living world. This chapter will be helpful for the NEET exam and the ICAR examination and for board examination also. So let's start this chapter. In this chapter our first topic is what is living. How we identified that which things are living and which things are not living. तो इस चैप्टर में हम पहले देखेंगे लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कि लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं और उनके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं. लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बोल सकते हैं कि जो लिविंग बींग्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स या फिर दूसरे नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाए जाते हैं. उसे हम उसका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोलते हैं. डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं. और कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग होता है कि वो जो लिविंग में भी होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास प्लस इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और नंबर ऑफ सेल्स. ये दोनों जो है वो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ के. अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में ये दोनों में से कोई भी चीज़ ऑब्जर्व किया जा रहा है, या तो उसका मास इंक्रीज हो रहा है या तो उसका सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हो रहा है. लाइक मैंने यहाँ एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसे लिख रखा है, जैसे कि एवरी living organisms show growth either by increase in mass or by doing cell division, but non-living also show growth by external accumulation of material on the surface which increases their mass. जैसे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ होते हैं, बोल सकते हैं. जैसे कि माउंटेन्स वगैरह जो होते हैं वो उनको अगर हम थोड़े दिन के बाद देखें या फिर बहुत साल के बाद देखें तो उनका साइज इंक्रीज हुआ रहता है. उनका साइज इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि उनके ऊपर में एक्सटर्नल मटेरियल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं. जमा होने के कारण उनका मास जो होता है उनका साइज इंक्रीज हो जाता है. इसलिए हम बोलते हैं कि उनमें भी ग्रोथ हो रहा है. इसलिए हम ग्रोथ को बोल सकते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक तो होता है लिविंग बींग का, लेकिन वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. और ये इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखने के लिए कि ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. सिर्फ ग्रोथ को देख के हम नहीं बोल सकते, किसी ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. ग्रोथ के बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है रिप्रोडक्शन. ग्रोथ के जैसा ही रिप्रोडक्शन भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऐसा मतलब रिप्रोडक्शन जो है एक कैरेक्टरिस्टिक माना गया है. लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते. किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जो रिप्रोडक्शन जो खुद रेप्लिकेट कर रहे हो. ऐसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं करते हैं. लेकिन ग्रोथ जो होता है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं. स्टिल हमने रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना है, जबकि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है फिर भी, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल म्यूल्स जो प्रोजेनी होता है डोंकी और हॉर्स का, जो कि स्टेराइल होता है, जो आगे जाके प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकता. और स्टेराइल वर्कर बी हो गए. फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो जिनका प्रोजेनी नहीं होता, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. तो ये सारे तो लिविंग हैं बट इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता. इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम बोल सके, डिफ्रेंशिएट कर सके कि क्या लिविंग है और क्या लिविंग नहीं है. इसलिए ये भी याद करना इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब हमारा थर्ड टॉपिक वो है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का पहले डेफिनेशन देखते कि ये क्या है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स एंड द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. मीन्स ब्रैकेट में हमने लिखा है ब्रेकिंग प्लस फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स. हमने देखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब केमिकल से बने हुए रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सेल होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होते हैं, और सेल जो है वो हब ऑफ केमिकल्स है. तो ये जितने भी केमिकल्स होते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं.
लाइक उनका बनना, जितने भी केमिकल्स हैं उनका बनना, वो कभी बनते हैं कभी टूट कर दूसरे मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है टूटने और बनने का, इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड द नॉन लिविंग एग्जिबिट नो नॉन लिविंग एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसलिए हम मेटाबॉलिज्म को कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी बुक का, कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो बॉडी के बाहर भी किए जा सकते हैं, लाइक लैब में किए जा सकते हैं, ट्यूब में किए जा सकते हैं। वो जो रिएक्शंस होते हैं सेल फ्री रिएक्शंस में परफॉर्म किया जा सकता है। और आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो सेल फ्री कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है, इन विट्रो यानी कि ट्यूब में परफॉर्म किए जाते हैं, वो नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन वो जो रिएक्शंस होता है, जो रिएक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो लिविंग होते हैं। लेकिन वो जो प्रोसेस होता है कि बाहर में परफॉर्म करना, लिविंग सेल के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर में, वो नॉन लिविंग होता है। लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है वो लिविंग होता है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिस तरीके से रिएक्शंस होते हैं, उसी तरीके से नॉन लिविंग के बाहर भी अगर हम वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करें तो वो सेम होता है, इसलिए उसे लिविंग रिएक्शन कहा गया है। वी कैन से मेटाबॉलिक रिएक्शन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी उसको सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। और द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर है। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर है। और हमारा फोर्थ आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग ऑन इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। जब हम किसी चीज़ों को, बाहर के जितने भी स्टिमुलाई हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो जो प्रोसेस है रिस्पॉन्ड करने का, जो हमारे अंदर एबिलिटी है, उसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड देयरफॉर कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने सराउंडिंग में अवेयर होते हैं। हम लोग जितने भी सराउंडिंग में रिएक्शंस होते हैं उसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए हम लोग कॉन्शियस हैं। और कॉन्शियसनेस जो है डिफाइनिंग फीचर है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग आता है, लाइक सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हम सराउंडिंग से अवेयर हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जिसमें हम खुद से अवेयर है, खुद को अवेयर रखते हैं। लेकिन ये सिर्फ ह्यूमन बींग ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है ड्यू टू आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन बहुत डेवलप्ड है, जिसके कारण हम बहुत सारी चीज़ों को सोच पाते हैं, जबकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एनिमल्स, वो सब नहीं सोच पाते हैं। लाइक हम लोगों को बोला जाता है कि हम सोशल एनिमल है और हमें सब चीज़ की चिंता रहती है। तो हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम अपने से किसी भी चीज़ को बनाने का, इन्वेंट करने का हमारे अंदर एबिलिटी है। तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, लेकिन उनके अंदर नहीं है। इसलिए देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सिर्फ ह्यूमन्स में पाए जाते हैं, इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि कॉन्शियसनेस जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हम पहले समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी किसे बोलते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला हमारा पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसने मैंने उसे लिख दिया है, अब उसको ही रीड करते हैं और फिर समझते हैं। Total number and types of living organisms present on earth is known as biodiversity. Means जितने भी living organisms, variety of living forms जो earth पे present है उसे हम biodiversity बोलते हैं। और अभी तक जितने भी number of species जाने गए हैं, जिनको पढ़ा गया है और जिनको पहचाना गया है, वो कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन के करीब है। There are millions of plants and animals in this world, and a particular plant or animal is known by their local name, which vary from place to place, which creates lots of confusion between us to recognize and to talk about a particular organisms. और इस अर्थ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, और हर एक प्लांट्स और एनिमल्स को जानना और उनके लोकल नेम से पहचानना
उनका जो लोकल नेम होता है कुछ भी हर एक प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, हर एक कंट्री डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग नाम होते हैं, या फिर सेम कंट्री में ही अलग अलग प्लेस पे उसके अलग अलग नाम्स होते हैं। तो उसका लोकल नेम से उनको समझना और उनको डिस्क्राइब करना, किसी दूसरे स्टेट में बात करना, हम ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इससे समझना अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए so we need to standardize the naming of organisms which will remain common in whole world। इसलिए साइंटिस्ट लोग जो हैं सारे ने जो प्लांट्स और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जितने भी नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं सबके नेम को स्टैंडर्डाइज करने का एक मेथड डेवलप किया, जिससे उनका नेम जो है स्टैंडर्डाइज रहेगा, एक ही नाम से हर एक जगह पे उनको पहचान लिया जाएगा। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो क्या था। नोमेनक्लेचर, process of naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world। जैसा कि साइंटिस्ट लोग ने डिसाइड किया था कि एक ऐसा नेम ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग करना है जिससे उसका नाम जो है वो हर जगह सेम हो। तो वो जो प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का, ताकि वो वही सेम नाम जो है सब जगह पे रहे, उस प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और किसी ऑर्गेनिजम्स को नाम देने से पहले उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। इसलिए उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ करेक्टली डिस्क्राइबिंग एन ऑर्गेनिज्म फीचर एंड इट ऑल्सो हेल्प अस टू नो टू वाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पहले किसी ऑर्गेनिज्म को नोमेनक्लेचर से पहले हम इस ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म को समझते हैं और फिर उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग देते हैं, ताकि उसका नाम जो है वो उसको डिनोट करे कि वो किस कैरेक्टर से रिलेटेड है। इसलिए पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर नोमेनक्लेचर होता है। फिर हम यहाँ पढ़ते हैं साइंटिफिक नेम। जो नेमिंग दिया गया था, साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग किया है जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नाम जाना जाता है उनका। तो वो साइंटिफिक नेम जो दिया गया था वो दो तरीके से दिया, दो ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने दिया है। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन है ICBN। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में इसका फुल फॉर्म, नीट या फिर ICAR एग्जामिनेशन, जितने एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में भी MCQ में ये पूछ सकता है कि ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्राइटेरिया डिसाइड करता है जिसके बेसिस पे प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसके बोटानिकल नेम दिए जाते हैं। और ICZN एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया के बेसिस पे एनिमल्स के साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे मेथड कि साइंटिफिक नेम जो होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के वो कैसे दिए जाते हैं। उसके साइंटिफिक नेम देने का भी अलग अलग रूल्स है, उस रूल्स के बेसिस पे किसी ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम रखा जाता है। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms। जितने भी नॉन ऑर्गेनिजम्स है उसको नाम देने के लिए, उनका नामकरण करने के लिए साइंटिस्ट जो है एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जिसके बेसिस पे उनका नाम दिया जाता है। और वो जो प्रिंसिपल है उसमें जो नेमिंग दिया जाता है ऑर्गेनिजम्स का, उसमें उसका ऑर्गेनिजम्स का नाम का दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, उसके जो नाम होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है जेनेरिक नेम होता है और सेकंड कंपोनेंट जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का हम डेफिनेशन देखते हैं। नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना, अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट्स। यानी कि जो नेम दिया जाता है ऑर्गेनिजम्स का उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए उसका नाम बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। तो बाय का मतलब होता है टू, तो इसलिए इसका नाम बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। और ये जो प्रोसेस दिया गया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, जिसमें ऑर्गेनिजम्स के दो नाम होते हैं, वो एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। इनका नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा मैंगीफेरा इंडिका। तो ये मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है मैंगो का। मैंगीफेरा इसमें डिनोट करता है इसका जेनेरिक नेम को, और इंडिका इसका स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज को डिनोट करता है। अब हम पढ़ते हैं रूल्स के बारे में जिसके बेसिस पे नेमिंग जो है ऑर्गेनिज्म का किया गया है। यूनिवर्सल रूल्स, ये रूल्स मेथड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड में भी लिखने के लिए आ सकता है और साथ ही साथ MCQ के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में नीट और ICAR एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। जितने भी और स्टेट एग्रीकल्चरल एग्जामिनेशन से उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इसमें इसका फर्स्ट रूल है दैट बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स।
बायोलॉजिकल नेम्स जो होता है वो जनरली लैटिन में होते हैं। लैटिन में क्यों होते हैं? क्योंकि लैटिन डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो लैंग्वेज में कभी भी चेंजेस नहीं आते हैं, वो जैसा लैंग्वेज है वैसा ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता, इसलिए जो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं वो लैटिन में लिखे जाते हैं, जिसके कारण वो कभी नहीं बदलते। जो सेम साइंटिफिक नेम है वही सेम साइंटिफिक नेम हमेशा के लिए रहता है, और इन्हें इटैलिक्स में लिखा जाता है इसके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए। और फिर हमारा सेकेंड आता है, सेकेंड हमारा है फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जेनस एंड सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। सेकेंड रूल है कि जो साइंटिफिक नेम जो दिया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसमें उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है। लाइक हमने यहाँ देखा कि मैंगीफेरा इसके जीनस को रिप्रेजेंट करा है, और इंडिका जो होता है इसके स्पीसीज को डिनोट करता है। A third point is that both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. अगर जब हम साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, हैंड रिटन होता है, तो ये जो साइंटिफिक नेम है उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, ताकि अगर अंडरलाइन अगर हम नहीं करें तो वो रॉन्ग हो जाएगा साइंटिफिक नेम हमारा, अगर हमने उसे वो हैंड रिटन है तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन किया गया। ऐसे जॉइंटेड अंडरलाइन नहीं करना, सेपरेटली, जैसे मैंगीफेरा को अलग से अंडरलाइन किए, इंडिका को अलग से अंडरलाइन किए। लेकिन जब यही नेम को अगर जब हम प्रिंट करते हैं तो उसे अंडरलाइन नहीं किया जाता है, उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। मीन्स इटैलिक्स लैंग्वेज का होता है, इटैलिक्स में मतलब बेंटेड थोड़ा सा, जो उसका लेटर होता है वो बेंटेड टाइप होता है, बेंट होता है थोड़ा सा, ताकि उसका लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा, वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। जो जीनस का वर्ड है, जीनस को जो डिनोट कर रहा है मैंगीफेरा, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। लाइक इसमें फर्स्ट लेटर जो है इसका एम है, एम कैपिटल है, लेकिन जो स्पीसीज का नाम स्टार्ट होगा उसमें जो उसका फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर होगा, लाइक आई। ये कभी भी कैपिटल नहीं हो सकते, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि कौन सा वर्ड जो है, कौन सा साइंटिफिक नेम है सही है, तो उसमें हमको ये पहचानना पड़ता है ये रूल्स के बेसिस पे कि कौन सा साइंटिफिक नेम जो है वो करेक्ट है। एंड द फोर्थ वन एंड आवर फिफ्थ जो है, फिफ्थ पॉइंट ये एनसीईआरटी में ऐसे डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया था पॉइंट 5, लेकिन ये भी पॉइंट, ये लाइन भी लिखा हुआ है कि दैट नेम ऑफ द ऑथर्स appear after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form। तो जो ऑथर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने उसका साइंटिफिक नेम दिया, उनका भी नाम साइंटिफिक नेम के में लिखा जाता है, लेकिन उनका नाम जो होता है एब्रेविएटेड फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और लेकिन उनका वर्ड जो होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। लाइक लीनियस को LINN शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो हमने पहले देखा आइडेंटिफिकेशन का, आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनिज्म को, फिर उसको नेमिंग किया जाता है, उसका नाम दिया जाता है, फिर उसको अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, उनके कैरेक्टर्स को, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जिसे हम विजुअल होते हैं, जिसे हम बाहर से देख के उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उसे अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुपिंग करना ऑर्गेनिज्म का, उसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो तीन यहाँ मैंने लिखा है, तीन इंपॉर्टेंट टर्म है। लाइक पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म का टेक्सोनॉमी में, जब ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं उसमें। फिर नोमेनक्लेचर होता है, उनका नेमिंग किया जाता है। फिर क्लासिफिकेशन होता है, उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है ताकि हमें ईजी पड़े उसके स्टडी में, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म से अर्थ पे, और हम हर एक ऑर्गेनिज्म को एक एक करके नहीं पढ़ सकते, या फिर वो रिसर्च में भी बहुत ही रिसर्च भी नहीं कर सकते, वो बहुत ही हार्ड होगा ऐसे करना। इसलिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, ताकि हम अगर एक ग्रुप में से एक ऑर्गेनिजम्स के भी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ें तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसके सारे कैरेक्टर्स के बारे में, हम सारे ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर के बारे में जान जाएंगे, और ये हमारे स्टडी को ईजी करने के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। और क्लासिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लाइक टेक्सा साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज। जो कैटेगरीज होते हैं, अलग अलग रैंक कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स को बांटे जाते हैं उनके सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे। तो इनमें जो कैटेगरीज होता है, कैटेगरीज को ही हम टेक्सा बोलते हैं, और टेक्सा को सिंगुलर होता है टैक्सन। जब एक कैटेगरी होता है
तो उसको टैक्सन बोलेंगे, बहुत सारे कैटेगरीज होंगे तो टैक्सा बोलेंगे। तो टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, उसी प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और टैक्सोनॉमी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दैट कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उसमें ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही बेसिक प्रोसेस है जो टैक्सोनॉमी में परफॉर्म किया जाता है। लाइक कैरेक्टराइजेशन, उनके कैरेक्टर्स को देखा जाता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, फिर उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटे जाते हैं, क्लासीफाई किया जाता है, उनका नोमेनक्लेचर, नेमिंग किया जाता है, नेम दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या है? सिस्टमेटिक जो है वो लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करना अलग अलग ग्रुप्स में। तो सिस्टमेटिक इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी विच टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ये टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स के सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को देख के क्लासीफाई नहीं करते हैं, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी देख के क्लासीफाई करते हैं कि वो उनका एंसेस्टर्स कौन है और वो किस किस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, उनका जेनेटिक मटेरियल किस किस ऑर्गेनिज्म से बहुत ही मिलता है या फिर किससे बहुत ही डिफरेंट है, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में देखते हैं। उसी को हम फाइलोजेनी बोलते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही हम फाइलोजेनी बोलते हैं। सिस्टमेटिक वर्ड जो है ये वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दैट सिस्टमेटिक वर्ड जो है वो लिनियस कैरोलस ने दिया था और नियो सिस्टमेटिक वर्ड हक्सले ने दिया था। नियो सिस्टमेटिक का मतलब होता है, नियो का मीन्स होता है मॉडर्न, मॉडर्न सिस्टमेटिक जो है वो हक्सले ने दिया था। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट सिस्टेमा नेचुरा एक बुक है जो लिखा गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। और ये आप याद कर लेना कि सिस्टेमा नेचुरा बुक जो है वो कैरोलस लिनियस के ने लिखा था, कैरोलस लिनियस ने लिखा था, और जिसमें अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने कवर किया था, प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उस बुक में उन्होंने उसके साइंटिफिक नेम्स वगैरह और उनके क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी को कवर किया था। अब हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। 1.3 का मतलब है यहाँ फर्स्ट चैप्टर और उसका थर्ड टॉपिक। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हमने देखा क्लासिफिकेशन क्या आता है, तो क्लासिफिकेशन जो होता है डिफरेंट कैटेगरीज में किए जाते हैं। तो अब हम उस कैटेगरीज को पढ़ेंगे कि जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है ग्रुपिंग करके। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हियरार्ची ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ कैटेगरी और रैंक। जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो सिंगल स्टेप में नहीं कर दिया जाता है, सिर्फ एक ग्रुप में क्लासीफाई नहीं कर दिया जाता, उसके लिए अलग अलग एक हिरार्ची बना हुआ है। हिरार्ची मीन्स स्टेप्स, स्टेप्स का कलेक्शन जो होता है हिरार्ची है। तो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, आप जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये स्टेप्स बने हुए हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, और वो जो हर एक स्टेप है उस स्टेप को हम कैटेगरी या रैंक बोलते हैं। और टेक्सोनॉमिक हिरार्ची, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हिरार्ची। और ये जितने भी कैटेगरीज है लाइक किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये कैटेगरीज को जब हम एक साथ बोलते हैं तो इसे हम टेक्सोनॉमिक हिरार्ची बोलते हैं। Each रैंक और टैक्सन रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यह इंपॉर्टेंट है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हम किसे बोलते हैं, टैक्सन को। टैक्सन या फिर उसे रैंक भी बोलते हैं या फिर उसे कैटेगरी भी बोलते हैं। हर एक कैटेगरी को, हर एक टैक्सन को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और ये जो हिरार्ची है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। लाइक मैंने यहाँ से बनाया है स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न, फिर किंगडम। फाइलम एनिमल्स में फाइलम बोला जाता है और प्लांट्स में डिवीज़न बोला जाता है। तो टैक्सोनॉमिक हिरार्ची है इन असेंडिंग ऑर्डर्स में, मीन्स स्पीसीज से ये किंगडम की तरफ जा रहा है। तो स्पीसीज जो होता है इसे हम लोवेस्ट कैटेगरी बोलते हैं क्योंकि इसमें मिनिमम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये किंगडम जो होता है इसे हम हाईएस्ट कैटेगरी बोला जाता है। और ये जो मैंने ये सिंबल बनाया है ये इसे याद करने के लिए ये बहुत ही आसान पड़ेगा कि ये जो डायरेक्शन मैंने बनाया है नीचे की तरफ, मीन्स जैसे हम नीचे आते हैं किंगडम से, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं स्पीसीज के तरफ, तो सिमिलैरिटीज़ जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते जाती है। लाइक किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। फिर फाइलम में आते हैं तो वो उनसे थोड़ा कम डिफरेंट होते हैं।
और जैसे जैसे नीचे आने लगते हैं उनका बीच में का सिमिलैरिटीज़ बढ़ते जाता है। मीन्स जो किंगडम में जितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, और जबकि स्पीसीज में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं एक दूसरे से देखने में एक जैसा लगेंगे और वो बहुत ही सिमिलर होते हैं। तो हम उसे स्पीसीज इसलिए बोलते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म किंगडम में होता है, किंगडम से जब स्पीसीज की तरफ बढ़ने लगते हैं उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ है वो बढ़ता है। लेकिन उनका नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है किंगडम से जब हम स्पीसीज के साइड आते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो घट जाते हैं। मीन्स किंगडम में ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्पीसीज में आते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब हम एक एक करके हर एक कैटेगरी को पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट कैटेगरी है स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। बहुत सारे ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनमें सिमिलैरिटीज होते हैं, मतलब एक जैसा दिखने में लगते हैं, उसे हम स्पीसीज बोलते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, तो सेपियंस जो हमारा स्पीसीज है, और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जो हम सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं वो सेम दिखने में लगते हैं। हम लोगों में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, हम लोगों को बॉडी स्ट्रक्चर्स एक जैसा दिखते हैं ऐसा करके। और फिर जीनस है, सेकेंड हमारा कैटेगरी है जीनस, कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। और इसमें ये जो होता है जीनस, इसमें एक जैसा दिखने वाला अलग अलग स्पीसीज, रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप होता है ये। और एग्जांपल जैसे पैंथेरा हो गया और फेलिस हो गया। तो पैंथेरा लियो हमने देखा है, पैंथेरा टाइग्रिस होता है साइंटिफिक नेम। तो लियो मीन्स लायन का, टाइग्रिस मीन्स टाइगर का, अलग अलग स्पीसीज हैं ये, लेकिन उनका जीनस जो है कॉमन है। तो इसमें जो रिलेटेड स्पीसीज होते हैं उनका ग्रुप होता है। और फैमिली हो गया हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, मीन्स जेनरा में ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होते हैं, फिर फैमिली में ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनस होते हैं। और फैमिली के एग्जांपल है कैनिडाई एंड फेलिडाई। कैनिडाई डॉग का फैमिली होता है, फेलिडाई कैट का फैमिली होता है। एंड ऑर्डर है, ऑर्डर में होता है एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, स्पीसीज से जब हम किंगडम की तरफ जाते जाएंगे तो जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स वैसे ही बनते जा रहा है। लाइक स्पीसीज से जीनस में गए तो जीनस में रिलेटेड स्पीसीज है, फैमिली में रिलेटेड जीनस पाए जाते हैं, ऑर्डर में रिलेटेड फैमिली पाए जाते हैं एज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ऑर्डर का एग्जांपल है जैसे पॉलीमोनियल्स, कार्निवोरा एटसेट्रा। फिर अब हमारा आता है क्लास। क्लास जो है इसमें इंक्लूड होता है रिलेटेड ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर, जैसे मेमलिया इंसेक्टा। मेमलिया और इंसेक्टा जो है ऑर्डर है, क्लास है जिसमें बहुत सारे रिलेटेड एक जैसे दिखने वाले ऑर्डर होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है फाइलम, या फिर इसे डिवीजन भी बोलते हैं। एनिमल के केस में इसे फाइलम बोलते हैं और प्लांट के केस में डिवीजन। इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस होते हैं। और फाइलम डिवीजन का एग्जांपल है कॉर्डेटा एंड आर्थ्रोपोडा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। फिर हमारा जो लास्ट हाईएस्ट कैटेगरी है, क्योंकि हाईएस्ट बोलते हैं इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, किंगडम है। इसमें क्या होता है कि वेरियस रिलेटेड फाइला और डिवीजन होते हैं। एग्जांपल बहुत सारे किंगडम है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फंजाई का अपना अलग है, मोनेरा अपना अलग है। ये किंगडम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे रिलेटेड प्लांट फाइलम या डिविजन्स होते हैं। तो ये सारे कैटेगरीज हमने इसमें कवर कर लिया है। अब हम ये टेबल देखेंगे, ये एनसीईआरटी का टेबल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक कॉमन नेम दिया हुआ है मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट का। बायोलॉजिकल नेम उनका दिया हुआ है, मैन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमोसेपियंस, उसका जेनस होता है होमो। हमने बोला था कि जो साइंटिफिक नेम होता है बायोलॉजिकल नेम, उसका फर्स्ट पार्ट उसका जेनस होता है, सेकंड पार्ट उसका स्पीसीज होता है। तो इसका जेनस नेम होमो है और इसका स्पीसीज जो होगा वो सेपियंस होगा। और फैमिली है होमनिडाई, ये याद करना पड़ेगा ये। और इसका ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास मेमलिया, फाइलम डिवीजन जो होता है इसका कॉर्डेटा है। एनिमल है तो इसका फाइलम जो है कॉर्डेटा है। और हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, जेनस मस्का, फैमिली मस्किडाई, ऑर्डर डिप्टेरा एंड क्लास इंसेक्टा, और इसका भी फाइलम होगा अर्थ्रोपोडा। और मैंगो और वीट जो है प्लांट्स हैं, तो इनके जो फाइलम इनको हम डिवीज़न बोलेंगे। और इनका जो दोनों का डिवीज़न है वो एंजियोस्पर्म है। मैंगीफेरा इंडिका इनका साइंटिफिक नेम है, और वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। और मैंगो का जीनस है मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसिए, ऑर्डर सेपिंडेल्स, डाइकोटिलेडोनी क्लास है, और डिवीज़न जो है एंजियोस्पर्म है। और वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, साइंटिफिक नेम को याद करना और उसके क्लासेस, फैमिली, ऑर्डर, ये सब याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ये पूछे आते हैं एग्जाम में। इसका ट्रिटिकम है, पोएसिए है, ऑर्डर पोएल्स है, क्लासेस मोनोकोटिलेडोनी
एंड डिवीजन एंजियोस्पर्म। तो इसमें एक ट्रिक है कि फैमिली का जो नाम होता है उसमें लास्ट में जो एंडिंग होता है फैमिली का नाम है वो आई का ए से इसका एंडिंग होता है, या तो आई होगा, डी होगा तो, या फिर सी होगा। और अगर इससे एंडिंग हो रहा है तो इससे हम पहचान सकते हैं कि वो किसी ऑर्गेनिज्म का फैमिली है। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है में टैक्सोनॉमिक एड। ये जो है ये फोर्थ टॉपिक है। टैक्सोनॉमिक एड का पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या है। टैक्सोनॉमिक एड्स आर द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स, स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक हियरार्ची एंड इन रिसर्च। तो ये जो टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का प्रिजर्व्ड जो मटेरियल्स होते हैं उसका कलेक्शंस होता है, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंस का कलेक्शन होता है, जिससे हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज को उनको पहचानने में हमें हेल्प होता है, जिसके कारण हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर पाते हैं और उनको पढ़ पाते हैं, उनसे रिलेटेड रिसर्चेज हो पाते हैं। मतलब ये हमें हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को समझने में और उसके बारे में स्टडी करने में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स हैं जिसके हेल्प से हम अलग अलग प्लांट या एनिमल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखा जाता है फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है टैक्सोनॉमिक एड वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम, तो हर्बेरियम क्या है? इट इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड्स। ये जो होते हैं प्लांट मटेरियल्स होते हैं, सूखे हुए प्लांट मटेरियल जिनका मॉइस्चर को निकाल दिया जाता है और उनको प्रेस करके सीड्स में, मीन्स सीट होता है, जो एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है हर्बेरियम का, वो देखने से बहुत ही क्लियर हो जाएगा। वो फिगर में दिया हुआ है कि उनका सीड्स होता है जिसपे उसको सुखा कर प्लांट्स के मटेरियल को उसको प्रेस करके और उसको रख दिया जाता है प्रिजर्व करके। द हर्बेरियम सीड्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट। ये लाइन जो है, ये पैरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वो हर्बेरियम होता है उसमें सीड्स जो होते हैं उसके, वो सीड्स में लेबलिंग किए हुए रहते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के मटेरियल को, प्लांट मटेरियल को प्रिजर्व किया जाता है, उसके प्लांट मटेरियल को प्रिजर्व करने के साथ साथ उस सीड्स पे लेबलिंग भी कर दिया जाता है, और वो लेबल पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक उसमें डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखा जाता है कि कब कलेक्ट किया गया था प्लांट मटेरियल और कहाँ से कलेक्ट किया गया था। उसका इंग्लिश साइंटिफिक नेम लिखा रहता है, लोकल नेम भी लिखा रहता है, साथ ही साथ उसका बोटेनिकल नेम जो है वो लिखा रहेगा। इंग्लिश नेम, बोटेनिकल नेम, लोकल नेम भी लिखे रहते हैं, फैमिली भी लिखा हुआ रहता है, साथ ही साथ कलेक्टर नेम्स भी लिखे हुए रहते हैं, एटसेट्रा। तो उसमें उसका कलेक्टर नेम, जिसने उसे कलेक्ट किया, उसका भी नाम लिखा रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट याद करना है कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। जो हर्बेरियम सीड के ऊपर लेबलिंग किया हुआ था उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। और ये एक क्विक रेफरल सिस्टम है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में आसानी से जान सकते हैं उससे पढ़ के। क्विक रेफरल सिस्टम है। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया लोकेटेड इन हावड़ा। और इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम है वो हावड़ा में लोकेटेड है। हावड़ा वेस्ट बंगाल में है, इंडिया में। और फिर हमारा सेकेंड जो टैक्सोनॉमिक एड है वो है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन क्या होता है? ये स्पेशलाइज्ड गार्डन है जिसमें बहुत सारे प्लांट मटेरियल्स को एज ए रेफरेंस स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसमें सिर्फ प्लांट मटेरियल्स होते हैं, और इसमें भी क्या होता है कि हर एक प्लांट मटेरियल जो होते हैं, ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग हिज इट्स बोटानिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। और इसमें भी हर एक प्लांट लेबल्ड होते हैं, और उनमें लेबल जो किया जाता है उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, इनका साइंटिफिक नेम रहता है, साथ ही साथ इनका फैमिली नेम भी रहता है कि कौन से फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। द फेमस बोटानिकल गार्डन आर एट क्यू, इंग्लैंड। और जो फेमस बोटानिकल गार्डन है वो इंग्लैंड में है, क्यू में। क्यू है एक प्लेस, वहाँ पर पाया है, वहाँ पर लोकेटेड है। और इंडिया का जो बोटानिकल गार्डन है, इंडियन बोटानिकल गार्डन, वो हावड़ा में है। NBRI का क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लोकेटेड है लखनऊ, इंडिया में। ये सब याद करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। और टाइप्स ऑफ ex-situ कंजर्वेशन, और ये एक तरीके का ex-situ कंजर्वेशन है। ex-situ कंजर्वेशन मीन्स यहाँ जो हम प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं वो उनके नेचुरल हैबिटाट में प्रिजर्व नहीं किया जाता है, उनको वहाँ से ले जाकर किसी स्पेशल, किसी सेफ जगह पे उसे फिर से प्लांट किया जाता है। मीन्स वो जहाँ से जर्मिनेट किए थे नेचुरली, उस जगह पे उन्हें नहीं रखा जाता है, उन्हें किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जाता है, इसलिए हम ex-situ
कंजर्वेशन बोलते हैं। एक्स मीन्स होता है आउटसाइड, तो उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट था उससे बाहर हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। थर्ड हमारा टेक्सोनॉमिकल एड है म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम में प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के प्रिजर्व मटेरियल्स रखे जाते हैं स्टडी के लिए या फिर किसी तरीके के रिसर्च को के लिए एज ए रेफरेंस रखा जाता है। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं, और जबकि बॉटनिकल गार्डन्स में सिर्फ प्लांट्स होते थे। इसमें क्या होता है कि स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। और इसमें जो स्पेसिमेंस होते हैं मतलब कलेक्टेड प्लांट या फिर एनिमल्स जो मिले हुए रहते हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है एक स्पेशल तरीके कंटेनर्स में या जार्स में, जिसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाला रहता है। ये चीज़ हम लोगों ने अपने स्कूल में देखा होगा कि जार वगैरह में जो हमारा लैब होता है बायोलॉजी लैब, उनमें रखा जाता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करके ग्लास में, जार में, और जिसमें लिक्विड भी डाला हुआ रहता है सॉल्यूशन। और फिर थर्ड पॉइंट है हमारा प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेंस। और प्लांट और एनिमल्स के भी स्पेसिमेंस को भी यहाँ ड्राई स्पेसिमेन के भी फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट्स आर स्टोर्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। और इंसेक्ट्स को एक स्पेशल तरीके का इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट बॉक्स होते हैं ऐसे, इसमें इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है। उन्हें पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे इंसेक्ट्स को मारा जाता है, फिर उसे पिन के हेल्प से उस इंसेक्ट बॉक्स में उसे पिन कर दिया जाता है और उसे स्टोर करके रख लिया जाता है। तो इंसेक्ट बॉक्स में उसे स्टोर किया जाता है। लार्जर एनिमल्स यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। और जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं लाइक बहुत सारे बड़े एनिमल्स हो गए, लाइक एलिफेंट हो गया या फिर कोई एक्सटिंक्ट एनिमल्स है जैसे राइनोसोर्स वगैरह जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर हैं, तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को पहले स्टफ्ड यानी उसके अंदर के जो मस्कुलर थिंग्स होते हैं जिसके कारण वो हैवी होते हैं वो निकाल दिया जाता है, और उनके स्किन जो होते हैं स्किन के साथ सिर्फ उनको प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। इसलिए लार्जर एनिमल्स को यूजुअली स्टफ्ड करके प्रिजर्व किया जाता है। ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स। और जो म्यूजियम होता है इनमें स्केलेटन्स जो होते हैं एनिमल्स के उसका भी कलेक्शन रखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक मंडित में कि एज अ स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया था कि क्या स्केलेटन्स के कलेक्शंस होते हैं म्यूजियम में, तो ट्रू और फॉल्स में ये आ सकता है कि हाँ इनमें स्केलेटन के कलेक्शंस होते हैं। फिर हमारा फोर्थ आता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क्स क्या है? प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल्स अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। तो जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है और प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया जाता है। मीन्स उनका जो नेचुरल इन्वायरमेंट वो नहीं रहता, उनमें ह्यूमन मैनेजमेंट होते हैं, ह्यूमन्स जो होते हैं ह्यूमन केयर उनमें इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण हम जाते हैं जूलॉजिकल पार्क्स और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के फूड हैबिट्स के बारे में जान पाते हैं, बिहेवियर को हम उनके ऑब्जर्व कर पाते हैं। और ये भी एक तरीके का एक्स सिटू कंजर्वेशन है, क्योंकि इसमें हम जो एनिमल्स उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में उनको प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दे रहे हैं जिसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन है, ह्यूमन मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए इसको एक्स सिटू कंजर्वेशन बोला जाता है। उनके नेचुरल हैबिटाट से अलग हैबिटाट में उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट्स मैंने अपने से इसे अलग से ऐड किया है कि सीड बैंक एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो होते हैं वो एक्स सिटू कंजर्वेशन है। मीन्स इसमें ऑर्गेनिज्म जो कंजर्व किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटाट से अलग हैबिटाट में ले जाके कंजर्व किया जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इन सिटू कंजर्वेशन है। मीन्स इसमें जो प्लांट्स जहाँ से जर्मिनेट करते हैं उनको उसी प्लेस में कंजर्व किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू कंजर्वेशन है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऑप्शंस जो होते हैं नीट में उसमें पूछा जाता है कि कौन से इन सिटू है और कौन से एक्स सिटू फॉर्म है, और ऑप्शन आपको दिया रहेगा और आपको टिक करना होगा। अब हमारा जो फिफ्थ टेक्सोनॉमिकल ऐड है वो है की। और की जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो की क्या है? यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ये जो होता है की एक टेक्सोनॉमिकल ऐड है जिसमें एनिमल्स के सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे उन्हें रखा जाता है। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली अकर इन पेयर कॉल्ड कपलेट। और कीज हमेशा कंट्रास्टिंग पेयर में होते हैं। लाइक हम बोल सकते हैं कि अगर लेंथ के लिए लेंथ है तो लेंथ को अगर डिटरमाइन करना है तो उनको अगर की के फॉर्म में तो देखा जाए तो उसमें लेंथ को हम बोल सकते हैं वो किसी ऑर्गेनिजम्स को कि वो टॉल है और किसी को बोल सकते हैं ड्वार्फ है।
तो जस्ट उनका अपोजिट कैरेक्टर्स है, टॉल और ड्वार्फ, तो इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाता है और ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और वो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, इसलिए उसे हम कपलेट बोलते हैं, कपलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड, और की के हर एक स्टेटमेंट को लीड बोला जाता है। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जैसे कि किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ये सबके लिए अलग अलग कीज होते हैं, सबके लिए एक ही कीज नहीं होते, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट कीज होते हैं। और कीज जो होते हैं हमेशा एनालिटिकल होते हैं नेचर में। ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि कीज कैसे होते हैं इन नेचर, कीज जो होते हैं एनालिटिकल होते हैं नेचर में। अब टेक्सोनॉमिक एड्स के अलावा और भी चीज़ें हैं जिससे हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उनमें है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, ये सब हैं। ये सब चीज़ों के हेल्प से भी हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डिस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। लाइक फ्लोरा क्या होता है, कंटेंट्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। एक गिवन एरिया के जितने भी प्लांट्स है और उनका हैबिटेट, उन कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है फ्लोरा कंटेन करता है। मैनुअल्स जो होते हैं क्या किस लिए यूजफुल होते हैं, आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। एक एरिया में जो जितने भी स्पीसीज पाए जाते हैं उनके उनके बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन रहता है कि किसी एक एरिया में किस किस तरीके के स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारा मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन ओनली वन टैक्सोनर कैटेगरी, सिर्फ एक कैटेगरी या फिर टैक्सन पे जो इन्फॉर्मेशन जो होता है कंटेंट करता है मोनोग्राफ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, ये सब पूछे जाते हैं कि मोनोग्राफ्स किसे बोलते हैं, मैनुअल्स किसे बोलते हैं। एज ए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इसे। थैंक यू।